चाहता हूँ कि सरकारी जो योजनाएं आती है, जिस ढंग से पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना है जो सिलेंडर को लेकर के है, और किसान सम्मान निधि योजना है, तो ये सब योजनाओं का लाभ क्या आप लोगों को मिला है? हाँ, गैस का काम तो हुआ है, अच्छा काम हुआ है। और प्रधानमंत्री का जो किसानों के लिए उन लोगों में भी कहीं मिला है, कुछ आदमी को नहीं मिला है और ज़्यादा आदमी को मिला है। इस तरह से तो काम अच्छे किया है सरकार, तो मतलब ढंग से कर ही रहे हैं। फिर भी कुछ जगह कमी हो रहा है जनता को, यही सब बात है। बोलबे न करे छे, झाड़ के बोला ना, कहीं कुछ नहीं किया है अनिल यादव। हाँ, कहीं कलवट बनाया है, जहाँ कलवट लगता है वहाँ कलवट न है, जहाँ जो है मिट्टी लगता है वहाँ मिट्टी न है। तो इसका मतलब ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि स्थानीय जो विधायक हैं, उनका अभी तक नहीं आया है इस गांव में की भेंट करने के लिए। कौन विधायक है नहीं है, हम लोग पहचानते नहीं है। यानी स्थिति कुल मिलाकर कमोबेश यही आज तक उसका चेहरा नहीं देखे हैं अनिल यादव कहाँ है। यानी डेवलपमेंट को लेकर कोई खासा दृष्टिकोण नहीं रहा, आज तक नहीं देखे हैं। तो मैं इनसे समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये बुजुर्ग हैं और पहले के दौर को भी देखे हैं। तो पहले के दौर जो लालू यादव का शासनकाल रहा है पिछला 15 साल का, और ये वर्तमान जो 15 साल जो नीतीश कुमार की शासन व्यवस्था रही है, तो ये 15 सालों का जो टर्म रहा, किसे आप बेहतर मानते हैं? आपके दृष्टिकोण से कौन अच्छा वर्क किया? ये तो सबसे बेहतर नीतीश कुमार का ही रहा है। सरकारी संस्थान सब शर्मरा गया था, इसमें तो कोई सब तो देखी। इसके बाद नीतीश की सरकार आने के बाद स्कूल कॉलेज जितनी सरकारी संस्थान थी वह अच्छे पोजीशन पर आ गया, नहीं तो स्कूल का तो हालत खराब था। यानी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के भी, शिक्षा व्यवस्था में भी। लेकिन सर पिछले 6 महीनों से जो है सरकार के द्वारा लॉकडाउन में स्कूल कोचिंग बंद कर दिया गया है, उससे भी एक व्यापक प्रभाव शिक्षा पर कहीं ना कहीं पड़ा है। इस पर आपका क्या विचार? हाँ, शिक्षा पर तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। ये लॉकडाउन के चलते जितना विद्यार्थी पटना में पढ़ रहा था, लॉकडाउन हुआ वो कहीं फंस गया, कहीं फंसा हुआ, ज़्यादा दिक्कत हुआ विद्यार्थी के साथ में। परीक्षा हुआ एक टर्म का, उसका फाइनल दे दिया, पास हुआ। फिर दूसरा टर्म का जो परीक्षा होता वह परीक्षा नहीं दे सका, घर में बैठा रह गया। अप्रैल महीना में होता वो समाप्त हो गया। फिर से निकाला है इधर फॉर्म भरने के लिए, दरोगा उरोगा का ये सब का फॉर्म फिर भरा है। अब क्या होता है फिर आगे चल करके, ये तो कोई बात नहीं। क्या कुल मिलाकर शिक्षा व्यवस्था को लेकर के भी एक सवाल है। और इसी के इर्द गिर्द जो है और भी चीजें प्रश्न आती है। मैं जानना चाहता हूं और जनता से, जी आपका जो शिक्षा के संबंध में पिछले 6 महीना से जो लॉकडाउन है, तो 6 महीना से शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह से ठप कर दी गई है। तो आपके भी बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, कोचिंग में पढ़ते होंगे, आप किस ढंग से इन चीज को आंकते हैं या देखते हैं? नहीं, कोरोना वायरस लेकर के जो शिक्षा व्यवस्था में जो स्कूल सब बंद हो गया, इससे शिक्षा व्यवस्था जो विद्यार्थी को बहुत हरास हुआ है शिक्षा में। ये इसका मतलब स्थगित हो गया है, एक रुक सा गया है पढ़ाई लिखाई। और पिछले 5 साल के दौरान जो राज्य सरकार वैकेंसी दिया है, उस वैकेंसी को एक बार परीक्षा ले लेती है, फिर उसमें जो है परीक्षा ले रिजल्ट आने के बावजूद भी उसका क्या कहते हैं दूसरा परीक्षा नहीं लेता है, और उसमें गड़बड़ी होती है। मतलब इस परीक्षार्थी जो विद्यार्थी को पास करने लायक विद्यार्थी पास नहीं करता है, जो चीट उट करके जैसे थी सब निकलता है, एक्सपर्ट सब बैठा करके क्वेश्चन लीक करके वो सब लड़का सबको पास करा दिया जाता है। जो ओरिजिनल विद्यार्थी है वो पास नहीं हो रहा है। ये नीतीश का सरकार में यही कमी है। यानी ये चीज एक सामने उभर करके आती है। मैं अगले पड़ाव की ओर बढ़ता हूँ। जी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कहे कि जो है विधायक जी का कार्य उतना बेहतर नहीं है या अशोभनीय है, तो आपको क्या लगता है कि किस प्रत्याशी या किस पार्टी का एक जनाधार है यहाँ पर कि वो आगे निकल कर सामने आ सकती है, नेतृत्व कर सकती है? क्षेत्रीय स्तर पर बात करें तो देखिए, पूरे बिहार का स्थिति बहुत ही गड़बड़ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही भ्रष्ट है। दोनों क्या चिमकी बुखार, मुजफ्फरपुर में जब चिमकी बुखार आता है तो वह कहता है लीची के कारण हुआ। पटना में जब बाढ़ आता है तो कहता है हत्या नक्सद के कारण, मुख्यमंत्री कहता है हत्या नक्सद के कारण जो है बाढ़ हो गया। क्या कहते हैं,
कोरोना होता है तो सब अपने घर में बैठ जाता है। क्या ये लोग किस लिए फिर राजनीति करता है? लोगों को आज बिहार वासियों को आज बिहार में कोई रोजगार नहीं है। क्यों नहीं है? बिहार के आदमी बिहार में ही प्रवासी बन गया, बाहर से आने नहीं दे रहा था। कोई बम्बई में, कोई दिल्ली में, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में, कोई गुजरात में, सब फंसा हुआ था और आने नहीं दे रहा था। क्या इस देश में बिहारी को रहने का अधिकार नहीं है? खाने का अधिकार नहीं है? बिहार में रोजगार क्यों नहीं है? आज तक जो भी फैक्ट्रियां थी सारा फैक्ट्रियां बंद हो चुका है। क्यों आज तक क्यों नहीं खुला है? महत्वपूर्ण चीज मैं इस चीज को ये जोड़ना चाहूंगा कि मेरा प्रश्न मूल रूप से यह था कि अगर आप इस चीज पर, इन मुद्दों पर, जो तो आपके मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर अगर सरकार को आप खड़ा नहीं पाते हैं तो आपको क्या लगता है कि किस पार्टी पर जो है विश्वास करना चाहिए या किसे यहाँ से जो है एक प्रतिनिधि के तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए? यहाँ एक मात्र जब से कोरोना वायरस हुआ है मात्र एक ही आदमी जिसका नाम है राजेश रंजन और पप्पू यादव, वही रोड पर ही खड़ा रहा है और 24 घंटा उन्होंने लोगों का मदद किया है। और उन्हीं का जो कैंडिडेट होगा वही प्रिंस विक्टर है, वही जो है समाज को सही दिशा में ले जा सकता है। उन्होंने कोई पद पर नहीं रहने के कारण पूरे नरपतगंज प्रखंड का, पूरे अररिया जिला का सैनिटाइजर किया, 2 बार किया उन्होंने। तो और दूसरा कोई नहीं आया देखने के लिए। क्या आपने पप्पू यादव को ऐड किया। पप्पू यादव जी पिछले वर्ष या उससे पिछले वर्ष भी पिछले 2-3 सालों से लगातार क्षेत्र में मेहनत अगर कर रहे हैं, आपके दृष्टिकोण से देखा जाए, या कर भी रहे क्षेत्र वाइज जो मैंने देखने की कोशिश की तो, लेकिन सीमांचल का ही क्षेत्र हो या अदरवाइज कहीं पर क्षेत्र हो, एक जनाधार नहीं बन पाता है। जब काम वो कर रहे हैं तो क्यों नहीं जनाधार बन पाता है? लोग जब इलेक्शन आता है तो लोग बढ़ जाता है जाति पाति में, हिंदू मुसलमान में, मंदिर मस्जिद में, और जो विकास है उस विकास का मुद्दा छिप जाता है इस जात पात के, हिंदू मुसलमान के क्षेत्र में जो है। यानी कुल मिलाकर एक जात पात भी बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण रोल रखती है। बिहार के राजनीतिक में जात पात ही मूल रूप से महत्वपूर्ण रखता है। तो इसका मतलब ये है आपके दृष्टिकोण से कि जो पप्पू यादव का जो एक नया तौर पर आप अपने आप को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पप्पू यादव नए तौर पर उभर कर सामने आ सकते हैं? वो आ सकते हैं, इस बार निश्चित रूप से आएंगे जो है। तो फिर जो है हम लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। आपने एक नाम दिया कि राजेश रंजन और पप्पू यादव जी की जो जन अधिकार पार्टी है वो लीड कर सकती है यहाँ से। हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं तो क्या लगता है आपको कि जो सिटिंग विधायक अनिल यादव जी हैं, क्या उनकी सीट बरकरार रहेगी, या वो जो कह रहे हैं कि जन अधिकार पार्टी आएगी, क्या लगता है आपको? किसका सरकार आएगा कोई गारंटी नहीं है। यानी एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो क्या लगता है आपको कि अनिल यादव अपनी सीट बचा पाएंगे? नहीं है, संभव है। यानी एक मुद्दा है इस चीज को मैं नहीं कह सकता हूँ किसका सरकार आएगा, वो टीम ही बताएगा। कि नहीं, मैं क्षेत्रीय स्तर पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। विधायक प्रत्याशी के तौर पर जो अनिल यादव जी हैं वो सिटिंग विधायक हैं, क्या वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे कि या जो है कहीं ना कहीं सत्ता का परिवर्तन होगा यहाँ पर? क्या ऐसा लगता है आपको? नहीं, अनिल यादव जो राजद का प्रत्याशी है वर्तमान, उसमें और बीजेपी में ही कॉन्टेस्ट रहेगा। और अनिल यादव जो है राजद का प्रत्याशी जो भी होगा वहाँ यहाँ से जीत सकता है। तो वो कह रहे हैं कि जन अधिकार पार्टी लीड कर सकती है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है क्या? जन अधिकार पार्टी यदि पप्पू यादव आरजेडी से अलायंस कर जाता तब हो सकता था, लेकिन अकेले जो कहेगा कि हम जन अधिकार पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या हम बिहार में उस तरह का लीड बना लेंगे नरपतगंज विधानसभा में, उस तरह का बात नहीं है। यानी वो दृष्टिकोण नहीं नजर आ रहा। लेकिन कुछ लोग हैं पप्पू यादव के विपक्ष में, बहुत काम कर्मठ लोग हैं। यदि आरजेडी का उसको मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया जाए पप्पू यादव, तो बिहार में भारी बहुमत से जीतेगा वो। यानी आपको ऐसा लगता है? जी, इन्होंने कहा कि पप्पू यादव को अगर आरजेडी के साथ अलायंस करके पप्पू यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए तो वहाँ पे बहुमत कर सकती है, तो क्या लगता है आपको? ऐसा हो सकता है। पप्पू यादव अभी बाहुबल है और अच्छे लीडर का काम करते हैं, जगह जगह जनता का भलाई करते हैं, बिहार का शेर कहा जाए वो, तो वो अगर अच्छे हैं तो उसका हम नरपतगंज में वही जाति पाति को लेकर के अनिल यादव को अच्छा वोट हो जाता है, उसका वर्चस्व है। नहीं, जाति पाति की अगर बात कर लें, जाति पाति की बात कर लें तो पप्पू यादव भी उसी
जाति से बिलोंग करते हैं, जिस जाति से अनिल यादव बिलोंग करते हैं। और पार्टीगत चीज में अगर देखा जाए तो पप्पू यादव पहले लालटेन छाप यानी आरजेडी में ही थे, लेकिन वो अलग होकर पार्टी बनाए। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि जातिगत है? क्योंकि जातिगत तो दोनों जाति तो समान है। अलग अलग लड़ेंगे तो वोट टूट जाता है, उसमें डिवाइड हो जाता है, यानी वोट का बटाधार हो सकता है, बटाधार होता है, यानी ये एक महत्वपूर्ण कड़ी। हाँ, तब बीजेपी निकल सकता है। इस दोनों में अगर सामंजस्य रहेगा तब जीत सकते हैं, यही सी बात है। यानी समझने की कोशिश करते हैं फिर इनसे कि उन्होंने कहा कि अगर जन अधिकार पार्टी आरजेडी के साथ अलायंस करेगी तभी जन अधिकार पार्टी लीड कर सकती है या जीत सकती है, या पप्पू यादव को दावेदार बनाया जाए। लेकिन पप्पू यादव तो कह दिया है कि अगर पप्पू यादव को पार्टी में तेजस्वी ले ही नहीं रहा है, अगर गठबंधन में वो लेना चाहेगा तो पप्पू यादव आ सकता है। लेकिन पप्पू यादव यह नहीं चाहता है कि खुद पकड़ के रहे मुख्यमंत्री का पद को। उसका कहना है कि सबको मौका मिलना चाहिए। आज 29% जो हरिजन है उसको भी मौका मिलना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा है उसको भी मौका मिलना चाहिए। 100 में अगर 90 हम लोग हैं तो 29 हरिजन भी है, तो क्या हरिजन को मौका नहीं मिलना चाहिए? तो उसको भी मिलना। क्या इस मसले पर ही तेजस्वी यादव शायद उसको नहीं ले रही है? तो आपके अनुसार हो सकता है इसी मसले पर नहीं ले रहे हैं, वो खुद को अपना प्रोजेक्ट करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जो है। यानी एक द्वंद्व है, दोनों के बीच एक पेच फंसा हुआ है। जी, यहाँ पर कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करता हूँ कि उनकी क्या मांगे हैं, फिर मैं वापस लौटूंगा। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बलराम कुमार। जी बलराम कुमार जी, आप युवा हैं, आपकी क्या मांगे हैं सरकार से, या क्षेत्रीय स्तर पर विकास का कार्य आप पिछले 5 सालों में कितना देख पाते हैं? देखिए, इस राज्य की तुलना में दूसरा राज्य बहुत विकसित किया है, जहाँ तक बिहार जो है अभी बहुत पीछे है। और नीतीश कुमार 15 साल मुख्यमंत्री रहे, यहाँ बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ। शिक्षा चौपट है, स्वास्थ्य विभाग चौपट है, सारा का सारा चौपट है। बेरोजगार इतना है कि लोग रोड पे टहल रहे हैं। इसके सरकार में यही हुआ है। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगार, युवाओं के ये 3 मुद्दे ये जो यहाँ स्पष्ट तौर पर सामने आते हैं। तो बेरोजगारी की आपने सवाल की, और ये अहम मुद्दा बन भी सकता है चुनाव में, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी इसको लेकर आवाज उठाने की कोशिश की, या क्षेत्रीय स्तर पर ही जो है विकास को लेकर, जैसे आप शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर बताया कि प्रखंड क्षेत्र में भी स्थिति खराब है, क्या विधायक से आपने संपर्क साधने की कोशिश की? देखिए, यहाँ तो सबसे पहला बात है कि यहाँ प्रशासन का मन बढ़ा हुआ है। जब कोई विरोध करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, यही बात है। तो लोग इससे डरने लगा है कि नहीं भाई, हम जो विरोध करेंगे तो हमको भी जेल में डाल देंगे। तो हम यही दबदबा करके आज तक रह गया। यानी कहीं ना कहीं विरोध के स्वर को, आपके अनुसार से विरोध के स्वर को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है, मुख्यतः यही पॉइंट है। चलिए, इसी चीज को लेकर थोड़ा और बढ़ते हैं युवाओं के बीच। जी, आपका शुभ नाम? राजू कुमार यादव। जी राजू जी, आप युवा हैं, आपकी अपनी आकांक्षाएं हैं जीवन में, आपकी अपने कुछ सपने हैं, और आप पढ़े लिखे भी हैं, उम्मीद करता हूं। तो आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? वो कह रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो रोजगार को लेकर मुद्दा है वो अहम मुद्दा है, तो आपकी क्या सोच है? युवा को बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि युवा सब अपने रोड पे टहलते हैं और कोई काम नहीं है। यानी अच्छा, ठीक है, यानी बेरोजगारी एक अहम मुद्दा बन सकता है। ठीक है, क्षेत्रीय स्तर पर अगर ग्रामीण स्तर पर समझने की कोशिश करें, आपके गांव में पिछले 5 साल में आप किस ढंग से विकास को देखते हैं, जो विधायक जी जो किए हैं यहाँ पर? यहाँ देखिए, युवा को जो है कुछ नहीं किया है। और ठीक है, यानी युवा नहीं, क्षेत्रीय स्तर पर जैसे कि यहाँ भी बात हो रही थी शुरुआती क्षणों में, सड़क को लेकर, पुल को लेकर, हर घर नल के जल को लेकर, उन सब का काम आप किस ढंग से देखते हैं कि सही काम हो रहा है या किसी ढंग का द्वंद्व भी है? सही किया है, थोड़ा मोड़ा, उसमें घूसपैठी ज़्यादातर किया गया। और यानी घूसखोरी भी एक अहम मुद्दा है। यानी इन्होंने कहा कि ये घूसखोरी जो है योजनाओं में हो जाता है, तो आप बताने की कोशिश करें, क्या ऐसा होता है कि योजना, अच्छा ठीक है, एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, क्या विभिन्न जो योजनाएं हैं सरकार की उसका लाभ आपको मिला है, चाहे उज्ज्वला योजना हो या किसान सम्मान निधि योजना हो? थोड़ा मिला है, और परिपूर्ण रूप से नहीं सामने आया है। और गांव में जो सड़क की बात हो रही थी अभी, तो क्या सड़क आपका इधर का गांव का दुरुस्त है? नहीं, उतना ना है, उतना नहीं है। क्या काम चल रहा है?
थोड़ा थोड़ा चलता है। और थोड़ा थोड़ा चलता है, यानी कहीं कहीं बना कहीं नहीं बना है। पुल सबका क्या हाल है? पुल सब तो ऐसे टूटा फटा हुआ है अभी। और यानी कुल मिलाकर सभी में थोड़ी 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 समस्याएं हैं। यानी एक कहीं ना कहीं चिंताएं हैं कि आगे हम लोग का एक जो फॉरवर्ड दृष्टि होगा कि हम लोग किस ढंग से चीज़ों को देख पाएंगे भविष्य में, वो भी एक अहम मुद्दा है। ये एक जगजाहिर है। तो कह सकते हैं कि एक देखिए यहाँ कुछ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ एक महिला भी है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या विचार है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि किस ढंग से देखते हैं पिछले 5 साल में, या सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? सरकार तो अभी तक युवक के लिए कुछ नहीं किया और किसान के लिए कुछ नहीं किया। युवक को बेरोजगारी जो है ना वो है ये है। इतना शिक्षा पर जोर देते हुए फिर भी अभी M.Tech B.Tech कर करके PG कर करके सब अपना रोड पर टहल रहा है। वैसे ही किसान का नौबत है, जो कि फसल का भी कोई कीमत नहीं है। अब किसान बर्बाद हो रहा है, उसका कोई साधन नहीं, कोई सुधार नहीं। यानी किसान की भी मुद्दा है और युवा वर्ग की भी मुद्दा है। हाँ, दोनों का मुद्दा है। दोनों का मुद्दा है। हाँ। तो पिछले दिनों जो बाढ़ आया था, हाँ। पिछले वर्ष ही आया था, आप लोग की तरफ क्या फसल भी क्षति हुआ था? हाँ, क्षति हुआ था। तो उसका मुआवजा मिला था क्या? नहीं मिला है। नहीं मिला। नहीं मिला। और किसान के लिए जो थी हुआ डीजल अनुदान था वो भी नहीं मिला। और वो भी नहीं मिला। तो क्या मान लिया कि कोई किसी का बाप को 4 पुत्र है, सबको की जमीन है ये है नाम पर नहीं है? नहीं। पिता के नाम से है तो चारों पुत्र का अधिकार बराबर है जी। तो नहीं, अब 4 को नहीं है जमीन तो उसको कुछ नहीं मिला। यानी ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। हाँ। और जो है आप जैसे कह रहे हैं, तो फसल मुआवजा यानी नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। और जो है यहाँ का जो सड़क की जो स्थिति है, हम जैसा कि देख रहे हैं, आ रहे थे रास्ते में तो सड़क कहीं गड्ढे उड्ढे मिले थे, तो सड़क को लेकर के आप किस ढंग से इधर देखते हैं? सड़क तो आज 4 वर्ष पहले हुआ, अभी टूटा फूटा इधर उधर बहुत है। उसका रिपेयरिंग के लिए कोई इसमें कोई नहीं आ रहा है, ये रिपेयरिंग के लिए। जी, आपको हाँ। आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो सिलेंडर का लाभ था वो मिला क्या? नहीं, हम प्राइवेट से हम लिए हैं, लेकिन हमको नहीं मिला है, कुछ नहीं लाभ मिला है। तो विधायक जी जो है चुनाव जीतने के बाद क्या आपके ग्राम पंचायत में आए हैं? चुनाव जीतने के अनिल यादव? हाँ, अनिल यादव जी तो एक बार आया है। हाँ, एक बार आया। तो क्या उनके सामने आप लोग अपनी मांग रखे थे या कुछ आप लोग की सवाल थे? हाँ, तो वो कुछ सवाल गार्जियन लोग बोले ना, तो कहे कि अच्छा को सब पूरा कर देंगे। और यानी आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं किया। अधूरा है। और ये भी एक अहम मुद्दा है। हाँ, अधूरा है। और तो ये चीजें हैं जो सामने उभर करके आ रही है। जी सर, उनका कहना है कि किसानों को लेकर, आप भी शुरू से बोल रहे हैं किसानों को लेकर, तो किसानों का जो हकमारी एक तरह से कह रहे हैं आप लोग की हो रहा है, तो आपके दृष्टिकोण से इसका और क्या विचार है? किसान का हालत तो बहुत बदतर है। उसको सही रूप से फसल का मूल्य कीमत नहीं मिलता है। और जगह इतना उपजाता सबसे किसान का, और जगह जगह जो मोटर का भी कहीं कहीं और जिला में हुआ है, लेकिन अररिया जिला में नहीं हुआ है। मोटर का जो व्यवस्था किया गया है उस नहीं हुआ है। स्टेट बोरिंग, ये जो सिंचाई का असुविधा है वो सबसे जरूरी है किसानों का। किसान अगर खुश रहेगा तभी सरकार खुश हो सकता है। इसलिए जनता हर एक माने 90% जनता गांव में रहते हैं। गांव का विकास नहीं होगा तो शहर का विकास नहीं होता है। यही सब तो मुद्दा आपको है। क्या लगता है कि इस बार सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा राज्य में, बिहार में? अब यह देखा जाता है कि सत्ता का परिवर्तन हम लोग का अब उम्मीद है कि परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन होगा तभी सरकार चलेगी। तो परिवर्तन यदि आप चाहते हैं कि अगर हो, तो परिवर्तन में क्या चाहते हैं कि जो है, कई लोगों से मैंने बात की थी पहले, तो लोग कह रहे थे युवाओं की सरकार होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? युवाओं की सरकार होनी चाहिए या और भी कुछ आप इसमें ऐड करना चाहें? नहीं, युवा का जो है ना वह तो अच्छा है कि उसका सरकार बने और सबों को मौका देने का अधिकार होना चाहिए। हर एक बार एक सरकार काम नहीं करती है, इसलिए उसका विरोध करने के बाद ही गांव का विकास होगा और शहर का विकास होगा। यही सब, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी दूर होगी। सबसे यही तीनों जरूरी है।
यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ की जो लोकल जनता है, सभी इस बार के जो चुनाव के जो मुद्दे हैं उस मुद्दों में कई चीज़ों को रखने वाली है, उस आधार पर वोट भी करने वाली है। यहाँ आप जो तभी से देख रहे होंगे ये जनता की चौपाल, उसमें समझ में आया होगा कि यहाँ की जनता जो है, कई जो जनता है उसके सामने यह भी उभर कर वो लोग ला रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, एक नए तौर से सत्ता का गठन होना चाहिए। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में सियासी हलकामे में किस ढंग से बदलाव होता है और सरकार की स्थापना, सरकार जो है नीतीश कुमार की सरकार रहती है या जाती है, या कोई जो है सरकार का नया निर्वाचन हो सकता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। स्थानीय मुद्दों पर भी बातें होंगी लोगों की। रोजगार, युवाओं का जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है वो रोजगार को लेकर के है, क्योंकि बेरोजगारी की एक अहम जो स्थिति है वो खराब स्थिति है उन लोगों के अनुसार। और स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के भी बातें भी कि लॉकडाउन में शिक्षा जो बंद रही, 6 महीने से कोचिंग स्कूल बंद है, उसको लेकर व्यापक प्रभाव पड़ा है। इन सब चीज़ों को हम अभी समझे यहाँ पर, और उन चीज़ों के मद्देनजर देखें तो कई सारे उभर कर चीज़ें आएंगी। तो देखते हैं किस ढंग से नरपतगंज की जो स्थानीय जो विधायक की सत्ता है, क्या देखते हैं कि उसमें फिर वापस बाजी मार पाएंगे अनिल यादव जी, या कोई दूसरा जो है प्रतिनिधि आकर यहाँ पर या प्रत्याशी आकर अपने आप को जीता ले जाएगा। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए जनता की चौपाल नवनीत सिन्हा के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।